सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हो चुका है हिमाचल का प्रीलिम्स। पिछले इतने समय से तैयारी कर रहे थे, आज फाइनली वो जो हमारे प्रीलिम्स के पेपर है वो हो चुके हैं। सिविल 1 का जो हमारा पेपर रहा है, इट इज क्वाइट इजी इन द फॉर्मेट। ठीक है, कोई भी ऐसा टेक्निकल पेपर नहीं कहा जा सकता इसको। इट वॉज क्वाइट इजी। 4-5 सवालों छोड़ के जो क्वाइट मॉडरेट की कैटेगरी में थे, अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी इजी। आई बिलीव कि इस पेपर में, सिविल 1 के पेपर में काफी ज्यादा बच्चे जो है वो स्कोर करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले तो हम लोग जो है क्या क्या पॉसिबल आंसर्स जो है वो होंगे, एक प्रपोज की जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या आंसर्स होने चाहिए कुछ सवालों के। और फाइनली जो रिवाइज किए वो तो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत जल्दी निकाल देगा, जैसे कि आज शाम को या कल तक जो है हमारी रिवाइज जो आंसर की जो कमीशन निकालेगा वो आ जाएंगी। सो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आप लोगों के साथ मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि हिमाचल का जो सिविल 1 का पेपर हुआ उसमें कैसे सवाल थे, क्या आंसर्स आप लोगों को मार्क करने थे, और आप लोग ये इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो मैं अभी जो फर्स्ट हमारा ये जो वीडियो है इसमें सिविल 1 की बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में सिविल 2 की, और उसके बाद क्रिमिनल लॉ के ऊपर बात करेंगे। तीनों के बाद एक कट ऑफ का वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, सो जितने भी लोग, एक मैं आपको ब्रॉडर रेंज जरूर दूंगा हिमाचल के परस्पेक्टिव से, तो आप लोगों का अगर उस रेंज के ऊपर मार्क्स जा रहे हैं सो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहेंगे, बिकॉज मेंस की प्रिपरेशन जो है वो भी हम शुरू कर देंगे। पहला जो सवाल था, विद रेफरेंस टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर consider the following statements. A decree conclusively determines the rights of the parties. ये बिल्कुल सही है। No preliminary decree can be passed merely to decide the many profits. ये गलत है। many profits में preliminary decree पास हो जाती है। When no appeal is preferred, decree becomes final. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। सो ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है ना, ये क्वेश्चन पेपर है आपका सीरीज नंबर ए का, ए सीरीज का ये क्वेश्चन पेपर है। और इस सीरीज में जो पहला सवाल है, पहले सवाल का जो राइट आंसर आपको मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 3 बोथ आर करेक्ट, बट द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ जजमेंट। जजमेंट की डेफिनेशन कहां पे है? सो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 9 के अंदर हमारा जजमेंट का डेफिनेशन है। बहुत इजी सवाल। नेक्स्ट वन इज, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फॉलोइंग पेयर्स आपको देखने हैं। मैंने प्रॉफिट सेक्शन 2 क्लॉज 12 में है, रेस सब जुडी सेक्शन 10 के अंदर ही है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर ही है। सो ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच। बहुत इजी सवाल, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। स्मॉल कॉजेस कोर्ट, सेक्शन 8। अब देखो सेक्शन 8 के अंदर स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स नहीं है, लेकिन सेक्शन 8 के अंदर जो है आपका, सेक्शन 8 के अंदर जो है इट इज प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, है ना। प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स है हमारे सेक्शन 8 के अंदर। तो यहां पे प्रेसिडेंसी वर्ड नहीं लिखा हुआ। इसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग फॉर क्लेम फॉर कंपनसेशन सेक्शन 18 नहीं, ये गलत पेयर है, बिकॉज सेक्शन 18 के अंदर हमारा जो है अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट आता है। एंड ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन सेक्शन 21। तो थर्ड जो है वो तो बिल्कुल सही है। तो अब हमें देखना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। सो थर्ड बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल गलत है। थर्ड बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज देखो 1 and 2 ये नहीं हो सकता सही, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सी भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहां पे भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो बी शुड बी द राइट आंसर। आई होप सभी लोगों ने बी ही मार्क किया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, अ जर्नलिस्ट रिजाइडिंग इन चंडीगढ़ मेक्स अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट टू बी रिजाइडिंग इन लखनऊ। बी में फाइल अ सूट एट चंडीगढ़ लखनऊ, ईदर चंडीगढ़ और लखनऊ, एनीवेयर इन इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईदर चंडीगढ़ और इन लखनऊ। Next one is, a suit said to be instituted in a court when original copy of the plaint is presented to the court, when a plaint in duplicate is presented in the court, when a plaint is triplicate is presented in the court, and fourth one is, plaint as well as the written statement both have been duly received by the court. इसका जो right answer आपका होगा that is option number B is the right answer. Plaint must be filed in duplicate in the court of law. इसके बाद next question आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो कितने इजी सवाल आए हैं इस बार हिमाचल में। अगला सवाल है, with reference to the CPC consider the following statement. Judgment contains statement of facts. अब देखो यहां पे हमारे ऑर्डर नंबर 20 के अंदर जजमेंट कंटेन्ड प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस लिखा हुआ है, फैक्ट्स तो नहीं लिखा है, केस लिखा है, लेकिन समा मान सकते हैं कि चलो मीनिंग इज समवेयर सेम। तो ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज बेरेक्ट के हिसाब से तो बिल्कुल मैच नहीं करती है, लेकिन जनरली मीनिंग इसका सेम है।
जजमेंट कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बिल्कुल ठीक है। जजमेंट कंटेन्स अ रीजन एंड डिटर्मिनेशन देयर ऑफ, ये ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3, ये दोनों तो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 एज इट इज बेरेक्ट के साथ मैच नहीं कर रही है, बट स्टिल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स जो है ये भी केस से ही रिलेट करता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका आंसर जो है कमीशन क्या देता है। हमारे हिसाब से तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि तीनों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। जजमेंट कंटेन्स द स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट्स, जजमेंट कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ द केस, जो बेर एक्ट में लिखा हुआ है, तो बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, तो दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज भी हो सकता, ऑल ऑफ दीज शुड बी द राइट आंसर। लेकिन इसका एक बार हम जरूर वेट करेंगे कि कमीशन इसका आंसर कहीं ऑप्शन नंबर सी ना दे दे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे जो कमीशन की आंसर की आएगी उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि इसका सही आंसर क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ द सीपीसी। ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ द सीपीसी क्लियरली कहता है दैट सूट विल नॉट डिफीट merely बिकॉज ऑफ देयर इज अ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड। अगला जो सवाल है, विद रेफरेंस टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स। हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारे सीपीसी में कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स को लेके। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा है अप्रोप्रिएट कोर्ट कैन डू कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स बाय ट्रांसफरिंग द सूट्स फाइल्ड इन डिफरेंट जुरिसडिक्शंस टू वन कोर्ट। ये हो सकता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट कोर्ट इज हैविंग द पावर टू गो फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स बाय ट्रांसफरिंग द सूट फाइल्ड इन डिफरेंट जुरिसडिक्शन ऑफ टू वन कोर्ट। नेक्स्ट वन इज the court can do consolidation of the suits by using its inherent powers। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 में भी जो लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ठीक है। बट इसका अगेन, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में हमें कमीशन की आंसर की जो है वो जरूर वेट करना पड़ेगा उसके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी कैन बी, शुड बी द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स को लेके सीपीसी में कहीं पे भी एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है। नंबर 2, अप्रोप्रिएट कोर्ट वर्ड यूज हुआ है, अप्रोप्रिएट कोर्ट। तो अप्रोप्रिएट कोर्ट कैन बी द एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। सो अप्रोप्रिएट कोर्ट कैन डू कंसोलिडेशन बाय ट्रांसफरिंग द सूट्स फाइल्ड in different jurisdictions to one court, so that can be one of the way। और अगला जो है consolidation can be done under inherent powers, तो yes it is also right। 151 के अंदर court has the power to go for the consolidation of suits। अगला जो हमारा क्वेश्चन है that is question number 10, जिसमें pleading includes, तो pleading includes plaint and written statement only, so option number D is the right answer। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज 11th क्वेश्चन है आपका, प्लेंटिफ फाइल्स प्लेंट अगेंस्ट XYZ implicating together which of the following is authorized to do verification of the written statement under order 6 rule 15 of the CPC। अगर एक से ज्यादा लोग जो हैं वो प्लेंटिफ है, को प्लेंटिफ्स का मैटर है, तो वेरिफिकेशन जो है वो कौन करेगा, हु विल डू द वेरिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर आपको मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, क्योंकि आपके ऑर्डर 6 के रूल नंबर 15 में एक चीज लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूं, दैट verification of pleading must be done by the party or someone who is acquainted with the facts, ये लिखा हुआ है। so option C is the right answer। Next one is question number 12, which while filing the written statement which of the following can be made a part thereof, set of counterclaim both A and B, none of the above। option number C is the right answer, both A and B, set off और counterclaim दोनों जो है वो किए जा सकते हैं। next question, question number 13 में हम आ गए हैं, where a defendant appears and a plaintiff does not appear when a suit is called on for hearing, the court can dismiss the suit in default। बिल्कुल सही है, the court has the power to go for the dismissal। pass a decree to the extent the defendant admits the claim of the plaintiff, ये भी बिल्कुल ठीक है। in case of partial admission of the plaintiff's claim, the court shall pass decree on the entire claim, नहीं ये गलत है। so statement number 1 and 2 are absolutely correct, absolutely correct। so option number A is the right answer, option number A is the right answer of this particular question, that is question number 13। हमारी सीरीज में, A सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 13 है। next one is which of the following provision of the CPC deals with alteration of issues already framed। तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका फर्स्ट है ऑर्डर 13, नहीं ऑर्डर 13 में इशू की फ्रेमिंग की बात नहीं है। ऑर्डर 14 का रूल 5
ऑर्डर 14 का रूल 5 जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है नोटिस फॉर एडमिशन ऑफ द केस अंडर ऑर्डर नंबर, नोटिस ऑफ द एडमिशन ऑफ केस अंडर ऑर्डर 12 कैन बी गिवन बाय पार्टी थ्रू प्लीडिंग्स, बिल्कुल सही। एज पर द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय कोर्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। एज द कोर्ट में रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ द केस अदरवाइज ऑल्सो, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर 16। आज के पेपर में सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि हमारे ये 50 क्वेश्चंस में से कम 15 से 16 सवाल ऐसे हैं जो हमारी आंसर, जो हमने टेस्ट पेपर्स बच्चों के कंडक्ट किए उसमें से एज इट इज सवाल आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिमाचल प्रदेश में A+ लॉ अकेडमी के जितने भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली थी, मल्टीपल पेपर्स हम लोग ले रहे थे और इसी पेपर में क्वेश्चन देखते ही जो हम क्लासेस में डिस्कशंस कर रहे थे, जो हमने क्रैश कोर्सेज में डिस्कशंस किए, जो हमने टेस्ट पेपर्स लिया, उन्हीं में से बहुत ज्यादा सवाल जो है वो बन के आए हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक खुशी वाली बात भी है जितने भी बच्चों ने A+ लॉ अकेडमी की टेस्ट सीरीज ली थी। आई होप दैट दे ऑल आर वेरी हैप्पी। तो हमारा अगला जो सवाल है, हमें पेयर्स को मैच करना है। सो कॉस्ट सेक्शन 35 के अंदर है, बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट 36, नहीं ये गलत है। कंपनसेटरी कॉस्ट फॉर फॉल्स क्लेम 35 कैपिटल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 are correct। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। अंडर सेक्शन 27 of the CPC where the suit has been duly instituted, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim, may be served on such day not beyond 30 days from the date of institution of suit। 30 days। so option number B is the right answer, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट कहां पे है, सेक्शन नंबर 46 के अंदर है प्रिसेप्ट हमारा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। Under the CPC, with reference to the execution of decree against the judgment debtor, his property can be attached and sold, बिल्कुल ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। The judgment debtor other than a woman may be arrested, नहीं वुमेन का अरेस्ट हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है द टूल्स ऑफ आर्टिजन केटल एटसेट्रा कैन नॉट, टूल्स ऑफ आर्टिजन केटल्स एटसेट्रा कैन नॉट बी अटैच, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतना इजी पेपर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार बनाया है ना, जितने सवाल आपने अभी तक देखे होंगे यू मस्ट हैव वंडर्ड कि कैसा पेपर ये जो है ये बना के दिया गया इस बार। लेकिन अच्छी बात है, बहुत सारे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे से जम के तैयारी की थी उनके लिए पेपर बहुत जबरदस्त रहा। विद रेफरेंस टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Appellate court has the same powers and duties as assigned to the court of original jurisdiction in respect to the suit instituted therein, बिल्कुल ठीक है। Appellate court can decide the case finally but has no power to remand, ये गलत है। Appellate court can reframe the issues and refer them back for the retrial to the court of original jurisdiction, ये भी बिल्कुल ठीक है। So statement number 1 and 3 are correct, 1 and 3 are correct, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है अंडर ऑर्डर 22 ऑफ द सीपीसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेथ ऑफ द पार्टीज विल नॉट अबेट द सूट इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स, बिल्कुल ठीक है। अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो सूट अबेट नहीं करेगा। देयर शैल बी नो अबेटमेंट ऑफ सूट वंस द हियरिंग कंक्लूड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर एक बार हियरिंग कंक्लूड हो चुकी है पार्टी की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कह रहा है वेयर अ सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट अ वुमन हर मैरिज विल नॉट अबेट द सूट एंड द जजमेंट मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट हर एज वेल एज हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, ये स्टेटमेंट गलत है। सूट तो अबेट नहीं होगा, लेकिन ये एंड करके जो आगे लिखा हुआ है ये गलत है। वुमेन के अगेंस्ट ही वो डिक्री जो है वो इन्फोर्स हो सकती है अनलेस एंड अनटिल बाय एनी लॉ उसके हस्बैंड के अगेंस्ट वो इन्फोर्स होने के लिए कोई ऐसा प्रोविजन बना हो, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 are correct, third is incorrect। next one is which of the following deals with interpleader suit, कितना इजी सवाल है। ऑर्डर नंबर 35 एंड सेक्शन नंबर 88 हमारा जो इंटरप्लीडर की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 23 बिफोर फाइलिंग द सूट अगेंस्ट स्टेट कितने टाइम का नोटिस पीरियड होता है, इट इज 2 months नोटिस पीरियड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज अ रिविजनल जुरिस्डिक्शन, रिविजनल जुरिस्डिक्शन किसके पास है सीपीसी के अंदर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट के पास है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल व्हाइल एक्सप्लोरिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स अंडर सेक्शन 6, ये अभी अभी हम लोग जब मेंस अपने ये सवाल जो है अभी अभी जैसे हम अपनी मॉर्निंग क्लासेस चला रहे थे उसमें अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था वेरी रिसेंटली क्लासरूम के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, कम्युनिटी ऑफ पर्पस, ये सारी चीजें जरूरी है रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए। जितने भी लोग हमारे फाउंडेशन के बच्चे, आप लोगों को मुझे पता है कि बहुत खुशी हुई होगी जब ये सवाल मिला होगा। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी अंडर सेक्शन under Indian Evidence Act is a question of fact, question of law, both A and B, none of the above. The right answer is option number A, question of fact. Relevancy is a question of fact.
Next one is, as per the Indian Evidence Act, consider the following statements. A fact is said to be proved when after considering the matters before it, the court believes it to exist. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. A fact is said to be proved when after considering the matters before it, the court considers its existence so probable that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists. ये भी बिल्कुल ठीक है. When the fact neither proved nor disproved, the court is presumed to be disproved. नहीं, ये statement गलत है, ये statement गलत है. So option number A is the right answer. Option number A is the right answer. 1 and 2 are correct. Next question है, when on proof of given fact as per the Indian Evidence Act, the court regard other fact as proved and refuse to allow the evidence to be given for the purpose of disproving it, the said presumption is called as conclusive proof. जब एक तथ्य प्रूव हो जाए, दूसरा जो है ऑटोमेटिकली अगर प्रूव हो रहा है और उसको हम जिसका रिबटल अलाउ ना हो, उसको हम कंक्लूसिव प्रूफ के टर्म से डिनोट करते हैं. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 आपका. When a question is whether A poisoned B, which of the following fact is or are relevant as per section number 8? State of B's health before the symptoms ascribed to the poison. ये जो है सेक्शन 8 से रिलेटेड सवाल है. सेक्शन 8 के अंदर मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट की बात होती है. ऑप्शन नंबर ए में मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट से कहीं पे भी वास्ता नहीं है. नेक्स्ट वन इज, हैबिट्स ऑफ बी वर नोन टू एंड अफोर्डेड अपॉर्चुनिटी. ये भी बिल्कुल गलत है, ये सेक्शन 8 से रिलेट नहीं करेगा, ये सेक्शन 9 से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं. अगला जो आपका इलस्ट्रेशन है, दैट इज द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड बी एंड बी न्यू that A had murdered C and A tried to extort money from A by threatening and B tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public. ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये इसके मोटिव को दर्शाता है and motive is relevant. So option number C is the right answer of this question. Next one is, A accused of theft is seen to give stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers, A say you are to hide this. B statement is relevant under which provision? कौन सी जगह पे ये स्टेटमेंट जो है ये रेलेवेंट होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का द राइट आंसर इज सेक्शन नंबर 9. सेक्शन 9 का इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर ई. आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैंने कितने ध्यान से आप लोगों को कहा था कि इलस्ट्रेशंस पढ़ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, सवाल आएंगे, आए हैं सवाल, ठीक है. जो सवाल बताए थे वो सब एरिया से आए. जितने एरियाज में हम लोगों ने माइनर लॉ को टारगेट किया, उस हर एरिया से सवाल आया है. ये बहुत बड़ी जबरदस्त बात है. Next one is question number 31. Which state of mind or body is not a part of section 14 of the Indian Evidence Act? Good faith, rashness, goodwill, ill will, all of the above. अब देखो यहां पे एक ये एरर हो चुका है. इसको ड्राफ्टिंग एरर हम कह सकते हैं क्योंकि ऊपर इन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्शन 14, लेकिन गुड फेथ, रैशनेस, इलविल, गुडविल ये सब जो है सेक्शन 14 के पार्ट में आते हैं. तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आप लोगों ने लिखा होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है. यहां पे जो है नन ऑफ द अबव लिखना था, नन ऑफ द अबव यहां पे लिखा होता तो ये ऑप्शन सही ड्राफ्ट होता, क्योंकि ऊपर नॉट लिखा है. सेक्शन 14 में कौन सी चीज फॉल नहीं करती है? तो ए भी करता है, बी भी करता है, सी भी करता है, तो डी आएगा. नन ऑफ द अबव शुड बी द राइट ऑप्शन. तो मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन नंबर 31 पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन डाल देंगे, ठीक है. इसका जो आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन ऑफ द अबव होना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने भी ऑल ऑफ दीज किया होगा आप मान के चलें आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है. चलिए अगला जो सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32. एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बिल्कुल ठीक है. एडमिशन शुड बी सर्टेन एंड नॉट वेग एंड एम्बिगियस, ये भी बिल्कुल ठीक है. एडमिशन इज नो इफेक्ट ऑन शिफ्टिंग ऑफ द ओनर्स ऑफ प्रूफ, ये गलत है. एडमिशन होने से ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होता है. सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर. 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर. चलिए सो इसके अगला जो सवाल है, एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कन्फेशन इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. देखो अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा वेग है, लाइक कन्फेशन इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, लेकिन लेट्स सी कमीशन इसका क्या आंसर देता है. वैसे ये स्टेटमेंट ठीक है. कन्फेशन, अगर एडमिशन एक सब्सटेंटिव एविडेंस है तो कन्फेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल, ये भी बिल्कुल ठीक है. रिट्रैक्टेड कन्फेशन कैन बी मेड एज अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट इज corroborated इन मटेरियल पर्टिकुलर. तो तीनों ही स्टेटमेंट्स लगभग ठीक लग रही हैं, लेकिन ऐसे सवालों का हम जरूर देखेंगे कि कमीशन क्या आंसर करता है. बट अभी के लिए हम ये मानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होना चाहिए,
क्योंकि कन्फेशन लिखा है सिर्फ, दे हैव नॉट स्टेटेड एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल कन्फेशन, सो जनरली कन्फेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इसके बाद an accused person led a police officer and pointed out a place where the stolen articles or weapons which might have been used in the commission of the offense were found hidden. Choose the most appropriate response below as per the Indian Evidence Act. The conduct of accused is a statement and thus it is barred by section number 25. Conduct of a accused is a statement, thus it is barred by section 25. नेक्स्ट कह रहा है कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन नंबर 8। कंडक्ट जो है वो सेक्शन 8 के अंदर रेलेवेंट होता है, ये बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि जो एक्यूज का कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ द पार्टी इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। लेकिन ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन मैं बार बार कहूंगा कि रिवाइज्ड आंसर की जो हमारी आएगी कमीशन के थ्रू, उसमें हमारे एग्जैक्ट आंसर में मिलेंगे। अभी जो है एक जर्नल प्रीपोजिशन जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो आंसर्स बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35। एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ जजमेंट इन रेम डिसाइड्स द लीगल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल ठीक है। जजमेंट इन पर्सोनम डिसाइड्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स एज कंटेस्टेड देयरइन, ये भी बिल्कुल ठीक है। जजमेंट इन पर्सोनम नेवर क्रिएट्स रेस जुडिकाटा, ये गलत है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36। एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन इज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। वंस एविडेंस हैज बीन गिवन बाय द एक्यूज्ड दैट ही इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर, फैक्ट सजेस्टिंग दैट ही इज अ बैड कैरेक्टर, ही इज ऑफ अ बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, बिल्कुल ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन क्रिएटेड बाय 54 वुड बी एप्लीकेबल इवन इफ द बैड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू, नहीं, ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये 54 की अप्लाई नहीं होती है, ये लिखा है इट वुड बी एप्लीकेबल। सो स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 ठीक नहीं है। रीजन क्या है, इन्होंने लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन क्रिएटेड बाय सेक्शन 54 वुड बी एप्लीकेबल इवन इफ द बैड कैरेक्टर इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। लेकिन आप अगर सेक्शन 54 जानते हो उसमें एक्सप्लेनेशंस है जिसमें एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आपने सेक्शन 54 पढ़ा है, सेक्शन 54 में लिखा हुआ है दैट इफ अ बैड कैरेक्टर इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू देन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो 1 and 2 आर करेक्ट, 3 is incorrect. Next one, question number 37. Which of the following provisions of the Indian Evidence Act deals with the dumb witness? Dumb witness. अभी हम लोग Evidence Act morning में कर रहे थे. Recently हमने ये सवाल भी किया. Section number 119 is the right answer to this question. अगला सवाल है, as per the Indian Evidence Act, consider the following statement. Communication between husband and wife during the marriage is a privileged communication. बिल्कुल ठीक है. Section 122 ये बात कहता है. नेक्स्ट कह रहा है कम्युनिकेशन टू बी प्रिविलेज्ड मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पार्टली ये करेक्ट है। कम्युनिकेशन टू बी प्रिविलेज मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, तो जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं ये प्रिविलेज में रखी जाती हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम पार्शली ट्रू कह सकते हैं। Next one is communication made during the subsistence of the marriage will remain privileged even after the dissolution of the marriage. तो थर्ड में जो लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड में जो लिखा है ये भी बिल्कुल ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर जो है उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 तो बिल्कुल ठीक है और स्टेटमेंट ये जो आपका सेकंड है ये पार्शियली करेक्ट है। तो या तो आंसर बी कमीशन देगा या इसका आंसर डी दिया जाएगा, क्योंकि मस्ट वर्ड से जो है इसका पार्शियली एक करेक्टनेस आती है, पार्शियली इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि लिखा है कम्युनिकेशन टू बी प्रिविलेज मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। तो मस्ट जो है वो एक तरह से टोटलिटी की बात करता है कि हमेशा ही कॉन्फिडेंशियल नेचर का अगर कम्युनिकेशन होगा तभी प्रिविलेज लगेगा। यह एब्सोल्युटली ठीक नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन पार्शियली ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर बी या डी में से आपको एक राइट आंसर जो है वो मिलेगा। सो इसके लिए हम अगेन वेट करेंगे एचपीजीएस की जो रिवाइज हमारी आंसर की आएगी उसका, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है ऑप्शन नंबर बी या डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी या डी में से जो करेक्ट आंसर जो आप बना सकते हो वो ऑप्शन नंबर डी आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसका इस सवाल का अगेन मैं कहूंगा कि आपको कमीशन के आंसर की का वेट करना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है एक्स वेंट टू परचेज 2 रेलवे टिकट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ W. During ticket checking, X could not produce his ticket. Thus, W was charged for traveling without ticket. देखो हुआ क्या है, X went to purchase 2 railway ticket for himself and his wife W. During
टिकट चेकिंग ओनली एक्स कुड प्रोड्यूस हिज टिकट, एक्स ने अपनी टिकट दिखा दी लेकिन डब्ल्यू नहीं दिखा पाई, तो डब्ल्यू वॉज चार्ज फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट. द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द फैक्ट अबाउट द परचेजिंग ऑफ रेलवे टिकट लाइज अपॉन डब्ल्यू ओनली, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 106 से रिलेट करता है रेस इस्पा लॉक्यूटर. रेस इस्पा लॉक्यूटर, द पर्सन हु हैज अ नॉलेज, ओनली दैट पर्सन हैज टू प्रूव इट. ठीक है, फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये टर्म्स आपको मिलती हैं हमारे सेक्शन नंबर 106 के अंदर, तो बी शुड बी द राइट आंसर. अगला सवाल है, इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन एविडेंस एक्ट एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंपेयर्ड विद इट्स ओरिजिनल. तो अगर आपने ओरल अकाउंट कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल का आप दे रहे हो, तो ना वो प्राइमरी एविडेंस है ना वो सेकेंडरी है, नीदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी. क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये आपको सेक्शन 63 के क्लॉज नंबर 5 और उसकी जो इलस्ट्रेशन है, आई बिलीव इलस्ट्रेशन नंबर डी है, उसको आप जरूर एक बार देखना, आपको आंसर वहां पे मिलेगा. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ना वो प्राइमरी है ना वो सेकेंडरी माना जाएगा. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, स्टेटमेंट नंबर 1, व्हेन अ कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय whom any document was written, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it was supposed to have been written is relevant fact. yes, बिल्कुल ठीक है, सेक्शन नंबर आपका जो है 45 से ये स्टेटमेंट आ रहा है. अगला कह रहा है एक्सप्रेशन एक्सपर्ट इंक्लूड्स पर्सन हु मे और मे नॉट बी प्रोफेशनली स्किल्ड इन अ स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ नॉलेज. ये गलत है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूअंस ऑफ लाइफ अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन नंबर 107 इसकी बात करता है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ की. नेक्स्ट वन इज section number 8 of the SRA can be invoked against a person who has a possession or control over the property against a person who is the owner of property, both A and B. The right answer is option number A, क्योंकि section 8 owner के against enforce नहीं होता है, सिर्फ any person who is having the possession or control over the property उसके against ही होगा. Next one is which of the following provision deals with the declaratory decree. section number 34, SRA का section 34, very important. Next one is which of the following is true with respect to the perpetual injunction. Perpetual injunction is preventive in nature, बिल्कुल ठीक है. It prevents the wrongful act, ये भी ठीक है. तो both A and B is the correct answer. ठीक है, A and B. C आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर C is the right answer of this particular question. अगला सवाल, in accordance with the specific relief act 1963, consider the following statement. A contract for the sale of IPR can be specifically enforced. हाँ, ये हो सकता है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्स हो सकता है. Agreement to form an association can always be specifically enforced. नहीं. Any contract which is in its nature determinable that cannot be specifically enforced. As a general rule, the court shall not direct specific performance of the part of contract. ये भी बिल्कुल ठीक है. So option number B is the right answer. 1 and 3 are correct. 1 and 3 are correct. Second is incorrect. Next one is, under the Himachal Pradesh Courts Act, which of the following is authorized to decide the local limits of the subordinate court? Local limits कौन decide करेगा? High Court decide करेगा local limits. Next one is आपका जो है in accordance with the Himachal Pradesh Court Act 1976, which of the following statement the court can may be held at any place within the local limits of its jurisdiction? The place of sitting may be beyond the local limits of the jurisdiction. 1 और 2 तो बिल्कुल ठीक है. Governor may with the prior approval of the High Court can fix a place sitting beyond the local limits also. ये स्टेटमेंट गलत है, गवर्नर की कोई बात नहीं है हमारे HP कोर्ट एक्ट के अंदर. सो स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 जो है ये बिल्कुल ठीक है. सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर. और ये ऐसे सवाल हैं जो हम लोगों ने जितने भी आप लोगों को पेपर्स दिए थे, मॉक पेपर्स, उनमें एज इट इज ये इन्हीं एरियाज में से सवाल बने हुए थे. तो ये सब लोग जानते भी हैं और मुझे बहुत सारे बच्चे बता भी रहे थे कि सर जो हमने पढ़ा था वही आ गया. एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, a contract of any kind affected by the correspondence consisting of 2 or more letters, the contract shall be deemed to be duly stamped if both the letters are stamped separately, both the letters are stamped jointly, any one of the letters is stamped with a full value, and last one is none of the above. So option number C is the right answer. अगला सवाल आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50. ड्रॉइंग, मेकिंग, इशुइंग और इंडोर्सिंग और ट्रांसफरिंग और प्रोमिसरी नोट विदाउट बीइंग ड्यूली स्टैम्प्ड इज पनिशेबल अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट. ये सवाल ही गलत बन गया. 1988 लिखा हुआ है, 1899 आना था. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम इग्नोर करें, सो ये जो पनिशमेंट है इसकी सेक्शन नंबर 62 में आपको मिलेगी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. सो दिस इज सिविल लॉ 1. ठीक है, इसमें से अप्रोक्सीमेटली 43 के आसपास सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके एक्यूरेट होने चाहिए. 43 से 44 के आसपास सवाल आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए.
2-3 क्वेश्चन मैंने कहे हैं कि जो हमें डाइसी लग रहे हैं, कमीशन के आंसर के आने दीजिए, उसका वेट कीजिए, उसके बाद ही उन 3 सवालों पे हम जो है फाइनल अपना पॉइंट रखेंगे। किस सवाल में ऑब्जेक्शन आएगा, किस पे नहीं आएगा, वो सारी चीजें जब कमीशन के आंसर की आएगी उसके बाद। और अगला जो सिविल लॉ 2 का है हमारा आंसर की विद एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर रहा हूं। जितने लोग चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसी समय जो है वीडियो मिल जाएगा। बहुत जल्दी इस वीडियो के साथ साथ ही वो अगला वीडियो भी लॉन्च हो जाएगा। सो आप लोग जो है अपना अपना जो भी आपका स्कोर बनेगा, तीनों पेपर्स के कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका स्कोर बन रहा है, एक जनरल कट ऑफ हम आपको बता देंगे। जो स्कोर आपका बनेगा आप कमेंट्स में लिख के दे देना। हम लोग आप लोगों के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। A+ लॉ अकेडमी हिमाचल में सिचुएटेड है, हिमाचल को ध्यान में रखते हुए ही पेपर बनते हैं। इसीलिए इस सिविल 1 के पेपर में हमारे जितने भी मॉक पेपर्स हैं उनमें से बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। सो उसी पैटर्न पे आए हैं, वही तरीके पे आए हैं। तो आप लोग भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो A+ लॉ अकेडमी के पास जरूर संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। सो आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज ऑफ सिविल लॉ 2 आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू सो मच।